सीडीएस एग्जाम 12 अप्रैल को होना है और बचे हुए 60 दिनों में जब एक एस्पिरेंट तैयारी करना शुरू करता है, तो उसके दिमाग में कई तरीके से क्वेश्चन होते हैं कि क्या मैं जो तैयारी आज शुरू कर रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? इज़ दिस पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन विदिन रिमेनिंग डेज़? क्या हम इस एग्जाम को कॉन्कर कर सकते हैं? अगर मैं अपनी 100% स्ट्रेंथ लगा दूँ, तो क्या पॉसिबल है क्या इस एग्जाम को क्लियर करना? इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। अब आप जानते हैं कि 2 प्रकार के एस्पिरेंट होते हैं। एक, जिन्होंने नोटिफ़िकेशन आने से पहले ही कहीं कोर्स जॉइन कर लिया या सेल्फ स्टडी उन्होंने तब से ही शुरुआत कर दी है उसकी, और वो अभी लगभग अपना 60% सिलेबस खत्म कर चुके हैं और कहीं न कहीं अब वो अपनी तैयारी को फाइनल टच देने जा रहे हैं। तो उनके लिए तो रास्ता साफ है और उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे डायरेक्शन में हैं और वो कहीं न कहीं एक अच्छे डायरेक्शन में है और कहीं न कहीं वो एग्ज़ाम के बेहद करीब है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों पहले ही अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। बाकी बचते हैं वो कैंडिडेट जिनके भी 3 सब पार्ट हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है। दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट तो किया था कहीं से, लेकिन बीच में वो कहीं भटक गए या कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे, और या हो सकता है कि गैप आ गया है, लेकिन अब फिर से वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अब उनके दिमाग में भी ये प्रश्न है कि क्या मुझे अब जो मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्या ये यहीं से स्टार्ट करके क्लियर कर सकता हूँ? या मुझे अगले जो एग्ज़ाम होना है सीडीएस 2026 का, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। उनके भी दिमाग में बहुत ढेर सारा कियोस है, बहुत ढेर सारी कन्फ्यूज़न्स हैं। तीसरे कैंडिडेट वो हैं जो तैयारी कर चुके हैं, एग्ज़ाम भी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन एसएसबीज़ के चक्कर में वो बिल्कुल अब ज़ीरो पे आ गए हैं। ज़ीरो पे आ गए मतलब नहीं समझे। जैसे जो क्लियर कर चुके होंगे वो जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम रिटन क्लियर किया, अब उसके बाद क्या होता है, हर एक एस्पिरेंट रिटन की तैयारी नहीं करता। अब वो एसएसबीज़ की तैयारी करता है। वो डिफरेंट कोचिंग्स में जाता है, डिफरेंट कंटेंट्स को पढ़ता है, क्योंकि उसको लेक्चरेट और ये सब टॉपिक, जीडी के टॉपिक्स और तमाम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना होता है। तो ऐसे में वो अपना 100% फ़ोकस जो देता है, वो एसएसबीज़ को देता है। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि जब भी आपकी स्टडी में गैप होगा, तो आप फिर से ज़ीरो पे आ जाएँगे। तो उनके लिए थोड़ी कम चिंता की विषय है, उस पे भी हम बात करेंगे। ये एक प्रकार के कैंडिडेट हो गए। अब जब इन तीनों तीनों प्रकार के कैंडिडेट्स अपनी कन्फ्यूज़न को यूट्यूब पे या गूगल पे टाइप करते हैं, तो उनको 2 तरीके के रिस्पॉन्सेज़ मिलते हैं। पहले रिस्पॉन्स वो जो एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो नेगेटिव वे में बच्चों को जो है मोटिवेट करते हैं। वो बताते तो हैं, लेकिन इतना डिमोटिवेट कर देते हैं वो, उस बताने से पहले कि अभी तक कहाँ थे? क्या कर रहे थे? अब फिर आ गए, ऐसे-ऐसे यूट्यूब पे भटकोगे कि 60 दिन में क्लियर करें, 50 दिन में क्लियर करें, ये करें, वो करें। तो अब कैंडिडेट सोचता है कि यार मैंने कोई बहुत बड़ी लग रहा है मिस्टेक कर दी है और मैं अभी नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे अगले टर्म में इन सर से संपर्क करके या अब जो आपका दूसरा एग्ज़ाम होता है सीडीएस 2026 होगा, उसमें थोड़ा पहले से स्टार्ट करूँगा और मैं अच्छे से अपना 100% दूँगा। ठीक है? ये हो गया। और दूसरे कैंडिडेट वो होते हैं, दूसरे प्रकार का रिस्पॉन्स जो होता है, वो ये होता है कि अगर आप उनसे 30 दिन पहले पूछेंगे, इज़ सीडीएस पॉसिबल इन द रिमेनिंग डेज़? वो फिर भी बोलेंगे 100% व्हाई नॉट? यू हैव द करेज, यू हैव द स्ट्रेंथ एंड यू विल कॉन्कर दिस एग्ज़ामिनेशन। इस प्रकार के मोटिवेशन देके वो आपको अपना कोर्स ज्वाइन करा लेंगे, ठीक है? तो आपको इनसे भी बचना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है और आपको बड़े अच्छे से पता होगा, इफ एनीथिंग इज़ फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, ठीक है? तो उनसे भी बचना है, क्योंकि वो लास्ट के 20 दिन में अपना क्रैश कोर्स बेच देंगे और उसमें भी बोल देंगे क्यों नहीं कर सकते। फिर वो आपसे लास्ट टाइम बोलेंगे कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है? तो हमको उनसे भी बचना है और थोड़ा-सा चीज़ों को अपने तरफ से एक्सप्लोर करना है। अपने तरफ से एक्सप्लोर करने का मतलब, आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं और मैं जानता हूँ आप बहुत ही ज़िम्मेदार, एक मैच्योर कैंडिडेट होंगे, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपको सीखने समझने की क्षमता आपके मस्तिष्क में डेवलप हो चुकी है। तो आप अपना डिसीज़न अच्छा ले सकते हैं। समझना सबको है, देखना सबको है, बट फाइनल डिसीज़न जो होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए। ठीक? और हम इतनी बात इस वीडियो में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कोई आम एग्ज़ाम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये परीक्षा बार-बार नहीं आएगी। लेकिन
ये एक अटेम्प्ट है और ये गोल्डन अटेम्प्ट है, क्योंकि आप जब इस एग्जाम को मिस करके अगले एग्जाम में बैठेंगे तो फिर वो आपके अटेम्प्ट कम होंगे, और साथ ही साथ सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? हो सकता है अभी आपको लगे कि अभी मेरे पास 4 मौके हैं, आपके पास 5 मौके हैं, किसी के पास 3 मौके हैं, तो सोचेगा नहीं करेंगे, अगले में करेंगे, ठीक है? और आप जानते हैं कि एसएसबी जो है वो बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस है, कोई इसमें गारंटी नहीं ले सकता। तो फिर डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब है? अभी जब आप एफएसबी में जाएंगे और जब आपके चेस्ट नंबर कॉल आउट होंगे, वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे होंगे। फ्रेशर में तो आपको पहले रख लेंगे, लेकिन जब भी जैसे ही आप रिपीटर बनेंगे तो आपके जो चेस्ट नंबर होंगे वो डेट ऑफ बर्थ के आधार पे मिलेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत पहले की है तो आप सबसे लास्ट में आएंगे, और ये सबको पता होता है कि सबसे लास्ट नंबर जो होता है वो उसके स्क्रीन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये आपको कोई बात नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपके फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि सबको भाई रिटर्न के बारे में बताना है, लेकिन मैं थोड़ा उसके आगे की बात बताता हूँ, क्योंकि रिटर्न क्लियर करना आसान है, बेहद आसान है, उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटर्न निकाल के अपनी वाहवाही करनी है, 4 कोचिंग में आपका बैनर लग जाएगा और तमाम लोग आपको कंग्रेचुलेट करेंगे। उसके बाद का प्रोसेस भी है जिसको हमको ध्यान में देना है। तो अगर आप एग्जाम को मिस करते हैं तो आपका एक अटेम्प्ट चला जाएगा, और एक अटेम्प्ट की कीमत बहुत ज्यादा होती है। आप जब कॉन्फ्रेंस आउट होंगे तो आपको ये एहसास होगा, इसलिए मैं पहले से आगाह करता हूं कि आप किसी अटेम्प्ट को बर्बाद मत जाने दें। अब बात करते हैं कि क्या पॉसिबल है। जी हाँ, पॉसिबल है। अगर किसी ने थोड़ा सा भी सिलेबस के बारे में पढ़ा है, उसको पता है क्या क्या सिलेबस में पूछा जाता है, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज है, थोड़ा बहुत उसको मैथमेटिक्स भी आता है, थोड़ा बहुत क्या मतलब ठीक ठीक मैथमेटिक्स आता है, तो बिल्कुल वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है 60 दिनों में। बस उसको करना क्या होगा, उसको अपनी तैयारी को थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्ड करना होगा। उसको मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना होगा उस कैंडिडेट की तुलना में जो पहले से स्टार्ट कर चुका है। इनको अपनी तैयारी को थोड़ा-सा स्ट्रक्चर्ड वे में शुरू करना होगा और थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करना होगा, ठीक है? क्या करना होगा? इनको सबसे पहले फिगर आउट करने होंगे कि वो चैप्टर्स करें, वो सब्जेक्ट्स करें जो कि बहुत ज़्यादा उसकी आने क्वेश्चन्स आने की प्रोबेबिलिटी है। पहले उस पे फोकस करना है, और एक अपना जो है शेड्यूल बनाना है कि हमको इतने दिन में ये टॉपिक, इतने दिन में ये टॉपिक खत्म करना ही करना है। यानी कि अब आपको एकदम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना होगा, ठीक है? थोड़ा-सा अपने जो कम्फर्ट ज़ोन है उसको त्यागना होगा और वहाँ से स्टार्ट करना होगा। जैसे इंग्लिश की बात करें, तो अगर इंग्लिश में आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो आपका सबसे पहले टॉपिक होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद से वर्ब और प्रोनाउन, कंजंक्शन, नाउन, ये चीज़ें जो है बहुत ही जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटीज़ है। वोकैब कैसे तैयार करें मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में बना रखा है, और चीज़ें कैसे प्रिपेयर करनी है वो मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक हैं उनको सबसे पहले कवर करना है। मैथमेटिक्स में भी ऐसा है, जैसे ट्रिगो आप कर लें, एडवांस के टॉपिक बहुत ज़्यादा करने हैं। मैथमेटिक्स की हालाँकि मैं एक वीडियो लाऊँगा, लेकिन पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई मैथमेटिक्स कॉन्कर करना चाहता है सीडीएस के लिए, तो उसको अपना 90 से 80 से 90% फ़ोकस एडवांस्ड मैथ को देना होगा, क्योंकि बिना एडवांस्ड मैथ के सीडीएस क्लियर नहीं होगा, ठीक है? उससे बात करेंगे, तो सबसे पहले आप एडवांस्ड मैथमेटिक्स के टॉपिक जैसे ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, उसके बाद नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन 2D, ठीक है? ये सब टॉपिक, अलजेब्रा को नहीं छोड़ सकते आप, स्टैट भी पूछते हैं, उनको भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये 4 चैप्टर तो आपको मस्ट हैं, और इसकी डिटेल्ड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो जब से भी आप स्टार्ट करें, मान लीजिए आज से ही डे 1 आपका है, तो आप ऐसा सिस्टम बनाएँ अपना कि हम आने वाले हुए दिनों में ये चीज़ें हमको पूरी करनी है, और इन पे ढेर सारे क्वेश्चन करना है, और इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है और बहुत अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है? लेकिन जब बात आती है जीएस की, तो जीएस कैसे स्टार्ट करें? तो अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी से, उसके बाद से आप ज्योग्राफी कर लें। पॉलिटी से क्वेश्चन भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटी एक आसान है, उसको कम दिनों में भी आप निपटा सकते हैं, तो पॉलिटी भी पढ़ लें। पॉलिटी पढ़ ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, और उसके साथ-साथ इन दोनों के, ये तो ज्योग्राफी एक बार करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, फिर हिस्ट्री करेंगे। साथ ही साथ पैरेलली आपको साइंस के क्वेश्चन, साइंस का टॉपिक आपको खत्म कर देना है। केमिस्ट्री करें, बायोलॉजी करें और फिजिक्स करें, क्योंकि वो 30 क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में क्लियर कराएंगे, और सभी उन 30 क्वेश्चन से ही एग्जाम क्लियर करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, और 9th 10th की आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप उनसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो
साइंस को नहीं छोड़ना। साइंस के 30 क्वेश्चन में से आपके एटलीस्ट 26 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। तो आपको साइंस खत्म करना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये कर लेना है। उसके बाद से इन्वायरमेंट और करंट अफेयर आपको कर लेना है, और उसके बाद अगर समय बचा तो आपको हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि हिस्ट्री बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है। कभी वो मॉडर्न हिस्ट्री पूछते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री तो बहुत समय हो गया पूछे हुए। पहले लोग कहते थे कि गांधीयन एरा पढ़े के चले जाओ, उसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। करना है लेकिन वो लास्ट में। अगर किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट रहा हो तो वो पहले कर सकता है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। आप लेकिन समझेंगे वेटेज के हिसाब से आपको पढ़ना। साइंस सबको करना है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है, साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उसको साइंस पढ़ना है, क्योंकि 9-10 सभी ने जो है अपने ही 9-10 में साइंस पढ़ा हुआ है, अपनी हाई स्कूल लेवल तक की, अपने पिछली कक्षाओं में। ठीक है, इतना करने के बाद आप देखेंगे, क्योंकि हिस्ट्री क्या है ना कि कभी वो मॉडर्न पूछते हैं, कभी वो एंशिएंट पूछते हैं, कभी वो मेवाड़ मारवाड़ की हिस्ट्री पूछने लगते हैं, तो उसमें कभी कभी वो साउथ इंडिया ही चले जाते हैं। और पिछले एग्जाम में आपने देखा कि वो ईस्टर्न इंडिया की हिस्ट्री पूछने लगे, तो वो उसमें जो है प्रेडिक्टिबिलिटी बहुत कम है। तो आप उनको सबसे लास्ट में करें, और पहले जो मैंने बताया है उनको तो 100% कर लें। ठीक, इतना करने के बाद आप देखेंगे कि अब चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। उसके बाद आप मॉक टेस्ट समय बचता है तो दें, लेकिन 1-2 मॉक टेस्ट देख करके ही जाएं। ये कैंडिडेट हो गए जो एकदम जीरो पे थे, सिलेबस था। अब बात करते हैं कि ऐसे कैंडिडेट जिनका सिलेबस कवर था, वो क्लियर कर चुके थे। अब वो कैसे कह रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना। आप उनके पास नोट्स पड़े होंगे, नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, कुछ ऐड ऑन कर लें चीज़ों को जो एग्जाम में लेटेस्ट पूछी जा रही हैं, और साथ ही साथ देख लें अलग-अलग एग्जाम में, जैसे ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है तो उसमें क्या टॉपिक्स पूछे गए हैं, तो उसको ऐड ऑन कर लें। और साथ ही साथ मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स को आपको फिर से जो है प्रयास करना, क्वेश्चंस लगाने होंगे, रिगरस प्रैक्टिस करनी होगी। और साथ ही साथ आप करंट अफेयर को नहीं इसमें छोड़ सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप करंट अफेयर को दें, और बाकी आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। बाकी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले आपका एक माइंडसेट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका माइंडसेट ही पॉजिटिव नहीं है तो आप कितना भी मेहनत कर लें, वो हमेशा आप समझेंगे कि वो फ्रूटफुल नहीं होगा। तो इस चीज़ों को समझना है। तो बाकी आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ के थ्रू आपको बताता रहूँगा कि अब क्या करना है, इसको कैसे तैयार करना है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत हेल्पफुल होगी आपकी इस एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल पॉसिबल है। वन्स अगेन आई एम टेलिंग यू एंड आई एम एश्योरिंग यू दैट विदिन 16 days you can conquer this examination. So don't worry, just start your preparation. Thank you so much for watching this video.